नमस्कार। आज हम और आप मिलकर मध्य प्रदेश में सेहत और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कुछ दस्तावेजों को जरा गहराई से देख रहे हैं। जी। मकसद है ये समझना कि राज्य में स्वास्थ्य का ढांचा असल में कैसा है, क्या-क्या मुश्किलें हैं और सरकार क्या कर रही है। बिल्कुल। वैसे WHO कहता है कि सेहत का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है, सही बात है। बल्कि तन, मन और समाज मतलब तीनों नजरिए से पूरी तरह फिट होना है। जी हाँ, एक होलिस्टिक अप्रोच। तो चलिए इन दस्तावेजों के आईने में देखते हैं मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य तस्वीर क्या है, जमीनी हकीकत और आगे की राहें क्या हैं। देखते हैं इनमें क्या खास है। सबसे पहले बुनियादी ढांचे की बात करते हैं। इन दस्तावेजों से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य केंद्रों का एक काफी बड़ा नेटवर्क है। हाँ, आंकड़े तो यही दिखाते हैं। सोचिए 10,000 से ज्यादा तो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, मतलब सब हेल्थ सेंटर्स। जी, जो बिल्कुल जमीनी स्तर पर हैं। हाँ, जो गांवों तक पहली पहुंच बनाते हैं। फिर करीब 1400 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHCs, लगभग 350 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHCs, हाँ, और फिर सिविल और जिला अस्पताल भी हैं। बिल्कुल। और ये नेटवर्क, खासकर ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र और PHCs हैं, ये ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए एक तरह से रीढ़ की हड्डी जैसा है। अच्छा। दस्तावेज भी इसी बात पर जोर देते हैं कि लक्ष्य है सुलभ और सस्ती प्राथमिक देखभाल। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि कम से कम कागज पर एक बुनियाद तो तैयार की गई है। कुछ और आंकड़ों पर नजर डालें तो सितंबर 2020 के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के मुताबिक राज्य में जन्म दर 24.1 प्रति हजार थी और मृत्यु दर 6.3 प्रति हजार। दस्तावेज ये भी बताते हैं कि सरकार अस्पतालों में डिलीवरी मतलब संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दे रही है। हाँ, ताकि माँ और नवजात शिशु की मृत्यु दर कम हो सके। बिल्कुल। हाँ, लेकिन यहीं पर चुनौतियां भी सामने आती हैं। अच्छा। ये दस्तावेज साफ तौर पर बताते हैं कि मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR वो काफी ज्यादा है। कितना? 173 प्रति लाख जीवित जन्म। इसका मतलब है कि हर 1 लाख बच्चों के जन्म पर 173 माताओं की मृत्यु हो जाती है। ओ, ये तो। और ये आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है, जो वाकई चिंता की बात है। और शिशु मृत्यु दर का क्या हाल है, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? शिशु मृत्यु दर यानी जन्म से 1 साल तक के बच्चों की मृत्यु दर, वो भी 43 प्रति हजार जीवित जन्म है। यानी हर 1000 बच्चों पर 43। हाँ, हर 1000 बच्चों के जन्म पर 43 बच्चे अपना पहला जन्मदिन नहीं देख पाते। और दस्तावेज इशारा करते हैं कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच कम होने की वजह से ये समस्या और भी गंभीर हो जाती है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये दिखाते हैं कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इन बड़ी चुनौतियों के अलावा और क्या मुद्दे उभर कर आते हैं इन दस्तावेजों से? कई और अहम बातें हैं। देखिए, एक बड़ी चिंता कुपोषण की है, खासकर बच्चों में। हाँ, ये तो सुना है काफी। फिर मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड, TB जैसी जो संक्रामक बीमारियां हैं वो तो हैं ही। साथ में अब मधुमेह यानी डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी गैर संक्रामक बीमारियों का बोझ भी बढ़ रहा है। अच्छा, ये भी एक नई चुनौती है। बिल्कुल। कुछ इलाकों में अब भी स्वास्थ्य केंद्रों, जरूरी उपकरणों और आप कह सकते हैं प्रशिक्षित डॉक्टर्स या नर्सिंग स्टाफ की कमी महसूस होती है। पीने का साफ पानी और साफ सफाई की कमी भी बीमारियों को न्योता देती है। हाँ, ये तो जुड़ा हुआ है बिल्कुल। और इन सब के ऊपर गरीबी, अशिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की कमी, ये सामाजिक आर्थिक वजह भी लोगों की सेहत पर बुरा असर डालती हैं। सही बात। यहाँ तक कि पर्यावरण से जुड़ी दिक्कतें भी पब्लिक हेल्थ के लिए खतरा बन रही हैं। यानी चुनौतियां कई परतों में हैं। अच्छा, स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ क्या मेडिकल एजुकेशन का भी जिक्र है? क्योंकि डॉक्टरों और नर्सों की जरूरत तो इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए पड़ेगी ना। हाँ, उसका भी जिक्र है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY, उसके तहत 7 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। 7 नए? कहाँ? विदिशा, दतिया, खंडवा, रतलाम, शहडोल, शिवपुरी और छिंदवाड़ा में। अच्छा। दस्तावेज बताते हैं कि फिलहाल राज्य में कुल 12 सरकारी और 8 निजी मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं। डेंटल कॉलेजों की बात करें तो इंदौर में 1 सरकारी और 8 निजी कॉलेज हैं। तो ये आंकड़े दिखाते हैं कि मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। और नर्सिंग शिक्षा, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सों और सहायक कर्मियों की भूमिका तो बहुत ही अहम होती है। बिल्कुल। नर्सिंग शिक्षा में भी काफी बढ़ोतरी दिखती है। दस्तावेजों के अनुसार राज्य में सरकारी और निजी मिलाकर
सैकड़ों नर्सिंग कॉलेज हैं, जीएनएम और एएनएम ट्रेनिंग सेंटर्स को मिलाकर। काफी बड़ी संख्या है ये तो। हाँ, एक दिलचस्प बात ये भी है कि ग्वालियर का गजरा राजा मेडिकल कॉलेज जो 1946 में बना था, उसे मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज बताया गया है। ओ, आजादी से भी पहले का। जी। तो एक तरफ नई संस्थाएं खुल रही हैं, दूसरी तरफ पुरानी संस्थाओं का इतिहास भी है। ये सब मिलकर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मैन पावर तैयार करने की कोशिशें दर्शाते हैं। तो ये तो हुई स्थिति और चुनौतियों की बात। अब सवाल ये उठता है कि इन दस्तावेजों के मुताबिक इन सब मुश्किलों से निपटने के लिए जमीन पर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? शुरुआत शायद सबसे बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम आयुष्मान भारत से करनी चाहिए। सही कहा। आयुष्मान भारत मिशन इन दस्तावेजों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 4 मुख्य स्तंभों पर काम कर रहा है। 4 स्तंभ कौन कौन से? पहला, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, जिन्हें अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा जाता है। अच्छा, नाम बदल गया है। जी। इनका मकसद है लोगों के घरों के नजदीक ही बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं देना, मतलब जांच, सलाह और छोटी-मोटी बीमारियों का इलाज, वो सब। यानी स्वास्थ्य सेवाएं दरवाजे तक लाने की कोशिश। ठीक है। दूसरा स्तंभ क्या है? दूसरा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी PMJAY, जिसे मध्य प्रदेश में निरामयम नाम दिया गया है। निरामयम। हाँ, ये एक तरह की स्वास्थ्य बीमा योजना है जो गरीब और कमजोर तबके के परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराती है। 5 लाख प्रति परिवार प्रतिवर्ष? जी। दस्तावेज बताते हैं कि यह राज्य की लगभग 70% आबादी को कवर करती है। काफी बड़ा कवर है ये तो। और इसका खर्च केंद्र और राज्य सरकार 60-40 के अनुपात में उठाती हैं। अच्छा, तो ये बीमा कवर हो गया। जी। तीसरा स्तंभ डिजिटल लगता है। हाँ, तीसरा है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ABDM। इसका लक्ष्य है देश में एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम तैयार करना। डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम मतलब? इसके तहत हर नागरिक का एक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ABHA बनाया जा रहा है, जिसमें उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रखे जा सकें। ओह, तो सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स एक जगह? हाँ, बिल्कुल। दस्तावेजों में जिक्र है कि मध्य प्रदेश में 4.31 करोड़ से ज्यादा ABHA बन चुके हैं। ये भविष्य में इलाज को आसान बनाने में मदद कर सकता है। ये तो बहुत अच्छा कदम है। और चौथा स्तंभ? चौथा है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, PMABHIM। ये नया है शायद। जी, इसे फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया है। इसका मकसद है स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, खासकर पब्लिक हेल्थ और क्रिटिकल केयर के क्षेत्र में। क्रिटिकल केयर? हाँ, इसके लिए 2025-26 तक करीब 64,180 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। इससे ब्लॉक स्तर पर क्रिटिकल केयर यूनिट और जिलों में आधुनिक लैब बनाई जाएंगी। अच्छा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस है। जी, तो ये 4 स्तंभ मिलकर एक व्यापक रणनीति का हिस्सा लगते हैं। प्राथमिक देखभाल, बीमा, डिजिटल रिकॉर्ड और ढांचागत मजबूती। अब जरा मध्य प्रदेश की अपनी खास योजनाओं पर आते हैं। हमने वो उच्च मातृ मृत्यु दर MMR और शिशु मृत्यु दर IMR की गंभीर चुनौती देखी। उससे निपटने के लिए क्या हो रहा है? हाँ, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां दस्तावेज कई योजनाओं का जिक्र करते हैं, पुरानी भी और नई भी। सबसे पहले गर्भवती महिलाओं की देखभाल यानी एंटीनेटल केयर, ANC को बेहतर बनाने पर जोर है। इसके लिए अनमोल ऐप है, MP अनमोल ऐप। उसका इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें ट्रैकिंग फीचर्स जुड़े गए हैं। अच्छा, ऐप के जरिए ट्रैकिंग? जी। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को पहचान कर उन पर खास ध्यान दिया जा रहा है। एनीमिया, जो गर्भवती महिलाओं में एक आम समस्या है। हाँ, खून की कमी। हाँ, उसकी रोकथाम और इलाज पर भी फोकस है। इसके लिए जिलों में 19,000 से ज्यादा डिजिटल हीमोग्लोबिनोमीटर दिए गए हैं, ताकि खून की कमी का जल्दी पता चल सके। डिजिटल मीटर मतलब तुरंत रिजल्ट? हाँ, बिल्कुल। फील्ड में ही टेस्ट हो जाता है। तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। और क्या पहले हैं माँ और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए? कई योजनाएं हैं जो संस्थागत प्रसव यानी अस्पताल में डिलीवरी को बढ़ावा देती हैं। जैसे 2005 से चल रही है जननी सुरक्षा योजना। हाँ, ये तो काफी पुरानी है। जी, इसमें डिलीवरी के लिए नगद सहायता दी जाती है। ग्रामीण महिलाओं को 1,400 रुपए और शहरी को 1,000 रुपए। अच्छा। दस्तावेज बताते हैं कि पिछले वित्त वर्ष यानी 2023-24 में ही 10 लाख से ज्यादा महिलाओं ने इसका लाभ उठाया। 10 लाख? हाँ, काफी बड़ी संख्या है। हाँ, फिर 2011 से जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, JSSK। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में डिलीवरी पूरी तरह मुफ्त है।
मुफ्त मतलब दवाएं, खाना, जांच, खून चढ़ाना और यहाँ तक कि घर से अस्पताल आने जाने का किराया भी शामिल है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। हाल के वर्षों में क्या कुछ नया जुड़ा है इस दिशा में? हाँ, हाल में और भी लक्षित पहलें शुरू हुई हैं। 2015 से ममता अभियान चल रहा है, जिसका सीधा मकसद एमएमआर, आईएमआर और कुल प्रजनन दर को कम करना है। अच्छा, ये टारगेटेड है? जी। फिर 2021 में सुमन कार्यक्रम शुरू हुआ। इसमें राज्य और जिला स्तर पर हेल्प डेस्क बनाकर हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं और बीमार नवजात शिशुओं की निगरानी की जाती है, ताकि उन्हें समय पर सही इलाज मिल सके। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना। ये किसके लिए है? इसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी की जल्दी पहचान और सुरक्षित डिलीवरी के लिए 16,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। 16,000 रुपए? जी। पिछले साल करीब 6 लाख महिलाओं को इसका फायदा मिला। यानी आर्थिक मदद से लेकर निगरानी और जोखिम प्रबंधन तक कई स्तरों पर काम हो रहा है। अच्छा, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए और क्या खास है? बच्चों के लिए भी कई टारगेटेड अभियान हैं, जैसे दस्तक अभियान। दस्तक? हाँ, ये 5 साल से कम उम्र के बच्चों में जानलेवा बीमारियों की पहचान और रोकथाम के लिए घर घर जाकर स्क्रीनिंग करता है। घर घर जाकर? जी, जुलाई-अगस्त 2023 में ही 81 लाख से ज्यादा बच्चों की स्क्रीनिंग हुई। वाह! फिर निमोनिया, जो बच्चों की मौत का एक बड़ा कारण है, उससे निपटने के लिए 2019 में सांस अभियान शुरू किया गया। सांस, ऐसे ANS? हाँ, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। इसका लक्ष्य 2025 तक निमोनिया से होने वाली मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित जन्म पर 3 से कम करना है। अच्छा, स्पेसिफिक टारगेट है निमोनिया के लिए। और वो पोषण और अनीमिया का मुद्दा, जो हमने पहले चुनौती के रूप में देखा था, उसके लिए भी खास योजनाएं हैं। 2016 से लालिमा योजना चल रही है। लालिमा? जी, जो बच्चों, किशोरियों और महिलाओं में अनीमिया यानी खून की कमी को दूर करने पर केंद्रित है। इसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों में आयरन, फॉलिक एसिड, IFA की गोलियां बांटी जाती हैं। अच्छा, स्कूलों और आंगनवाड़ियों में। हाँ, इसी तरह का काम एनीमिया मुक्त भारत MPCI कार्यक्रम के तहत भी हो रहा है, जिसमें कई विभाग मिलकर स्कूलों और आंगनवाड़ियों में IFA सप्लीमेंटेशन सुनिश्चित करते हैं। तो काफी फोकस है एनीमिया पर। जी। दस्तावेज बताते हैं कि 2023-24 में 133 लाख से ज्यादा बच्चों और किशोरों को ये दवाएं दी गई। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। अच्छा, टीकाकरण का क्या हाल है? क्या उसमें भी कोई नई बात है? टीकाकरण के लिए हाल ही में गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 5.0 अभियान चलाया गया था, अगस्त से अक्टूबर 2023 के बीच। इंद्रधनुष तो पहले से चल रहा था। 5.0 मतलब नया फेज? हाँ, ये उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश थी जो नियमित टीकाकरण से चूक गए थे। अच्छा, जो छूट गए थे। जी। इस अभियान में करीब 6.5 लाख बच्चों और 1 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हुआ। और एक बड़ा कदम है यूविन पोर्टल का लॉन्च होना, अगस्त 2023 में। यूविन, ये क्या है? ये बिल्कुल कोविन पोर्टल जैसा है, जिसका इस्तेमाल कोविड टीकाकरण के लिए हुआ था ना। हाँ, बिल्कुल। यूविन का इस्तेमाल अब नियमित टीकाकरण के लिए होगा। मतलब टीके का शेड्यूल बनाना, किसे टीका लगा, किसे नहीं, ये ट्रैक करना और डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करना, ये सब आसान हो जाएगा। अरे वाह, ये यूविन पोर्टल तो वाकई एक बड़ा बदलाव ला सकता है टीकाकरण कवरेज को सुधारने में। हाँ, उम्मीद तो यही है। अच्छा, एक और बात, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, मतलब क्वालिटी सुधारने के लिए भी कुछ हो रहा है। हाँ, गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कायाकल्प और राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक, मतलब NQAS जैसी पहलें हैं। NQAS? जी, नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। ये एक तरह का सर्टिफिकेशन है जो अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को उनकी सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर मिलता है। अच्छा, मतलब क्वालिटी का ठप्पा। हाँ, कह सकते हैं। दस्तावेज बताते हैं कि 2022-23 में मध्य प्रदेश में 49 जिला अस्पताल, 163 सिविल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 347 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र NQAS प्रमाणित हुए। तो काफी सेंटर्स सर्टिफाई हुए हैं। जी। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों की स्किल बढ़ाने के लिए 7 डिवीजनों में ट्रेनिंग दक्ष लैब बनाई गई हैं, जहां 1400 से ज्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अच्छा, ट्रेनिंग पर भी जोर है। बिल्कुल। क्या आयुष यानी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को लेकर भी कोई पहल है इन दस्तावेजों में? हाँ, आयुष पर भी ध्यान दिया जा रहा है। 2023 में आयुष आपके द्वार कार्यक्रम शुरू हुआ ताकि आयुष सेवाओं की पहुंच बढ़ाई जा सके। हम्म। एक और दिलचस्प योजना है देवारण्य योजना। देवारण्य?
ये क्या है? इसका मकसद है आयुष दवाएं बनाने वाली कंपनियों के लिए औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देना। अच्छा, मेडिसिनल प्लांट्स की खेती। जी, इससे न सिर्फ आयुष उद्योग को फायदा होगा, बल्कि आदिवासी और सीमांत किसानों को आमदनी का नया जरिया भी मिलेगा। ये तो दोहरा फायदा हो गया। बिल्कुल। और कुछ खास वर्ग जैसे बालिकाओं के लिए कुछ अलग से? हाँ, 2021 में पंख अभियान शुरू किया गया था, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हिस्सा है। ये बालिकाओं के समग्र विकास पर केंद्रित है। पंख, PANKH। जी, PANKH का मतलब है प्रोटेक्शन, सुरक्षा, अवेयरनेस, जागरूकता, न्यूट्रिशन, पोषण, नॉलेज, ज्ञान और हेल्थ, स्वास्थ्य। ओह, ये तो काफी व्यापक है। हाँ, तो अगर हम इन सभी योजनाओं को एक साथ देखें तो कुछ बातें साफ होती हैं। पहली, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर लगातार और मजबूती से फोकस बना हुआ है। हाँ, वो तो दिखा। जिसमें पुरानी योजनाओं के साथ नई और ज्यादा लक्षित पहलें जोड़ी गई हैं। दूसरी, तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जैसे ऐप, डिजिटल मीटर, UN पोर्टल। बिल्कुल, चाहे वो ट्रैकिंग के लिए ऐप हो, जांच के लिए डिजिटल उपकरण हो या टीकाकरण के लिए UN जैसा प्लेटफॉर्म। तीसरी, सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य संवर्धन, जैसे योग वगैरह का भी जिक्र है, गुणवत्ता सुधार, NQAS और कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और चौथी, आयुष और आदिवासी कल्याण जैसे क्षेत्रों को भी स्वास्थ्य एजेंडे में शामिल किया जा रहा है। ये एक, आप कह सकते हैं, मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच दिखाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है, अगर हमें संक्षेप में समझना हो इस पूरी चर्चा को? निचोड़ ये है कि इन दस्तावेजों के आधार पर मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का एक विस्तृत ढांचा मौजूद तो है। हाँ, नेटवर्क तो बड़ा है। लेकिन मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण जैसी गंभीर चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। हाँ, ये बड़ी चुनौतियां हैं। और सरकार ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ढेरों योजनाएं लागू की हैं। हाँ, योजनाओं की लिस्ट तो काफी लंबी है। जी, जो बुनियादी ढांचे से लेकर बीमा, डिजिटल स्वास्थ्य, लक्षित बीमारियों की रोकथाम, गुणवत्ता सुधार और आयुष तक फैली हुई हैं। और ये प्रयास लगातार जारी हैं, नई पहलें जुड़ रही हैं, तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है। ये सब सकारात्मक संकेत लगते हैं। बिल्कुल, रणनीति बहुआयामी है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, खास बीमारियों को टारगेट करना, आर्थिक मदद देना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सब शामिल है। दस्तावेज यही दर्शाते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो आज के इस चर्चा को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए योजनाओं और बुनियादी ढांचे का एक बड़ा जाल बिछा हुआ है। जी। सवाल ये है कि इन सब के बावजूद वो कौन सा एक सबसे महत्वपूर्ण कारक या पहलू हो सकता है जो ये सुनिश्चित करे कि ये सारी कोशिशें, ये सारी योजनाएं राज्य के हर नागरिक तक पहुंचे और उनकी सेहत में वाकई ठोस और सकारात्मक बदलाव लाएं। इस पर जरूर सोचिएगा।